Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting chapter number 21, cell cycle, and in this lecture we will study about the introduction of cell cycle and karyokinesis. First is introduction of cell cycle. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेल साइकिल क्या होता है. सेल साइकिल को अगर हम डिफाइन करें, the cell undergoes a sequence of changes which involves period of growth, replication of DNA, followed by cell division. This sequence of changes is called cell cycle. तो सेल साइकिल में सेल में होने वाली तमाम वो चेंजेस जो एक सीक्वेंस के साथ होती हैं, जिसमें सेल पहले ग्रोथ पीरियड से गुजरता है, फिर सेल में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, फिर उस सेल की डिवीजन होती है. तो ये सारी जो चेंजेस एक सीक्वेंस के साथ हो रही होती हैं, ये सीक्वेंस ऑफ चेंजेस जो है ये कहलाता है सेल साइकिल. अब इस सेल साइकिल को डिवाइड किया गया है दो फेजेस में. फर्स्ट फेज़ है इसकी इंटरफेज़ और सेकंड फेज़ है इसकी माइटोटिक फेज़. इंटरफेज़ क्या है? इंटरफेज़ सेल की वो फेज़ है या वो पीरियड है जिसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता. सेल डिवाइड नहीं हो रहा था मीन्स एक सेल ने जब डिवीजन कर ली उसके बाद जो उसका नॉन डिवाइडिंग पीरियड है जिसमें वो डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन उसमें वो अपने आप को प्रिपेयर करता है नेक्स्ट डिवीजन के लिए, तो वो उसकी फ़ेज़ या वो पीरियड उसका इंटरफेज़ कहलाता है. इंटरफेज़ विच इज़ द पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन एंड द पीरियड ऑफ डिवीजन इज़ आल्सो नोन एज माइटोटिक फेज़. तो इंटरफेज़ वो फेज़ है जिसमें नॉन अपेरेंट डिवीजन, जिसमें डिवीजन नहीं नज़र आती, डिवीजन नहीं हो रही होती सेल्स की, वो इंटरफेज़ कहलाती है. और उसके बाद जब सेल डिवाइड करता है तो वो उसकी स्टेज जो होती है वो फेज़ कहलाती है माइटोटिक फेज़. ईच फेज़ इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब फेजेस. फर्स्ट इंटरफेज़ हम देखते हैं. इसको हम डिफाइन करते हैं द पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन्स इज टर्म्ड एज इंटरफेज़ और मिसलीडिंगली कॉल्ड रेस्टिंग फेज़. दो सेल डिवीजन्स के दरमियान की जो फेज़ होती है जिसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, मतलब एक सेल ने डिवाइड किया तो वो तो उसकी माइटोटिक फेज़ थी ना जिसमें उसने डिवाइड किया. डिवाइड होने के बाद जब वो डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, वो उसकी इंटरफेज़ है जब तक वो डिवाइड नहीं कर रहा. फिर जब उसकी नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट होती है मींस उसका नेक्स्ट जो है उसका माइटोटिक साइकिल स्टार्ट होता है. तो दो माइटोटिक फेजेस के दरमियान की जो फेज़ है जिसमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता उसको हम रेस्टिंग फेज़ या फिर इंटरफेज़ कहते हैं. अब ये जो इंटरफेज़ है इसमें फिर इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट फेजेस में. इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी एंड कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू. इसकी जो फेजेस हैं G1 फेज़ है, इसमें S फेज़ है और G2 फेज़ है. G1, G स्टैंड्स फॉर गैप 1 जिसे कहते हैं. G1 इज़ द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन विच सेल नॉर्मली ग्रोज इन साइज, specific enzymes are synthesized and DNA based units are accumulated for the DNA synthesis. अब कौन सी मेजर इसमें चेंजेस आती हैं सेल में ड्यूरिंग G1 फेज़? इसमें होता क्या है कि एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी इस दौरान होती है. सेल अपने साइज़ में बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है. उसमें स्पेसिफिक एंजाइम्स जो हैं उनकी सिंथेसिस होती है और उसके अलावा DNA बेस यूनिट्स जो हैं वो अकामुलेट होना, जमा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. सेल का साइज़ बड़ा हो जाता है, स्पेसिफिक एंजाइम्स बनना शुरू हो जाते हैं और DNA बेस यूनिट्स जो हैं वो अकामुलेट हो जाते हैं सेल में, जिससे फिर नेक्स्ट सेल DNA की सिंथेसिस होनी है. पोस्ट माइटोटिक सेल कैन एग्जिस्ट द सेल साइकिल ड्यूरिंग G1 एंटरिंग अ फेज कॉल्ड G0 एंड रिमेन फॉर डेज, वीक्स और इन सम केसेस फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स एंड सेल्स ऑफ द आईलैंड्स इवन द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट प्रोलिफरेटिंग फर्दर. अब कुछ सेल्स ये होते हैं, ऐसे होते हैं जो माइटोसिस के बाद, पोस्ट माइटोटिक सेल, ठीक है, जिन्होंने माइटोसिस कर लिया उसके बाद वो G0 फेज़ में चले जाते हैं और इस फेज़ में वो कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक और कुछ केसेस में फॉर द लाइफ टाइम जो है वो G0 फेज़ में चले जाते हैं कि मज़ीद वो डिवीजन की तरफ नहीं जाते, जिसमें नर्व सेल्स हैं या सेल्स ऑफ आइलैंड्स कि वो इवन द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट प्रोलिफरेटिंग फर्दर, कि वो फर्दर प्रोलिफरेट या डिवाइड नहीं करते, इसलिए वो G0 फेज़ में चले जाते हैं.
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो एम फेज़ दिखाई गई है, माइटोटिक फेज़, जिसमें सेल डिवाइड कर रहा है। अब सेल डिवाइड होने के बाद ये सेल ने डिवीजन कर लिया, ठीक है। अब ये सेल कहाँ जाएगा? ये G1 फेज़ में जाएगा। जैसे हमने बात की कि कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो सेल जो है वो G0 फेज़ में चला जाता है फॉर सम डेज, सम वीक्स और फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है। अदरवाइज़ जब इसने नेक्स्ट डिवीजन करनी होती है तो उसके लिए पहले ये इंटरफेज़ से गुजरता है, इंटरफेज़ की G1 फेज़ से ये गुजरता है। G1 फेज़ के बाद इसमें आती है S फेज़। फॉलोइंग द G1 इज़ द S फेज़। S स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस, क्योंकि इसमें DNA की सिंथेसिस होती है, DNA बनता है, इसलिए इसको S फेज़ कहा जाता है। ड्यूरिंग विच द DNA इज सिंथेसाइज्ड एंड क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड विच इनिशिएट्स G2 फेज़। जब DNA की सिंथेसिस हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट G2 फेज़ आती है, जिसको हम प्री माइटोटिक फेज़ कहते हैं, कि माइटोसिस से पहले वाली फेज़ यही G2 फेज़ है, क्योंकि G2 के बाद फिर माइटोसिस होती है। दस प्रिपेयरिंग द सेल फॉर डिवीजन, और ये वो फेज़ है G2 फेज़ जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन। अब डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करने के लिए उसको क्या करना है? उसने एनर्जी स्टोर करनी है फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट्स, क्योंकि डिवीजन के दौरान जब क्रोमोसोम्स मूव करते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको ये सेव करेंगे। माइटोसिस स्पेसिफिक प्रोटीन्स, माइटोसिस के लिए जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स चाहिए उनको स्टोर करेंगे, DNA को सिंथेसाइज करेंगे, और माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स फॉर स्पिंडल फाइबर्स आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेज़। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये G1 फेज़ दिखाई गई है। उसके बाद S फेज़ जो है इसमें DNA सिंथेसिस फेज़ है। ये इसमें ये जो DNA जो है ये सिंथेसाइज होगा, रेप्लिकेट होगा, ताकि जब सेल दो में डिवाइड हो तो इक्वल जो है DNA या क्रोमोसोम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों में। सेल्स देन प्रोसीड टू नेक्स्ट फेज़ विच इज़ द पीरियड ऑफ डिवीजन, ठीक है। G1 S फेज़ और G2 फेज़ से गुजरने के बाद सेल चला जाता है माइटोटिक डिवीजन वाली फेज़ में। At each stage there are specific checkpoints which determine the fate of new phase according to cell's internal makeup. और हर एक स्टेज के बाद कुछ स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स होते हैं जो कि डिटरमिन करते हैं कि आगे उसने डिवीजन के लिए कितना टाइम लेना है, या उसने आगे माइटोटिक फेज़ में कब जाना है। लेंथ ऑफ ईच फेज़ इज़ वेरिएबल। हर एक फेज़ या हर एक पीरियड की जो लेंथ है, टाइम ड्यूरेशन है, वो डिफरेंट है। इन द केस ऑफ ह्यूमन सेल्स, अगर हम ह्यूमन सेल्स की बात करें तो पूरे एक सेल साइकिल का जो एवरेज टाइम है वो है 24 आवर्स। मींस 24 आवर्स में वो एक सेल साइकिल जो है अपना कंप्लीट करता है, जिसमें इंटरफेज़ और माइटोटिक फेज़ आ जाती है। माइटोसिस टेक्स 30 मिनट्स। माइटोसिस का जो दौरानिया है वो 30 मिनट्स है। G1 फेज़ 9 आवर्स, जो इंटरफेज़ की फर्स्ट फेज़ है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद S फेज़ जिसमें DNA की सिंथेसिस होती है, ये 10 आवर्स तक इसका पीरियड रहता है। और उसके बाद G2 फेज़ 4.5 आवर्स। वेयर एज फुल साइकिल इन यीस्ट सेल्स इज़ ओनली 90 मिनट्स। अगर यीस्ट सेल्स की बात करें जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है, तो उसमें एक सेल साइकिल जो है वो 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि डिवीजन के बाद ये जो सेल है ये इंटरफेज़ में आता है, जो उसकी नॉन डिवाइडिंग स्टेज है, कि उसमें पहले वो G1 फेज़ से गुजरता है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसके अलावा फिर यहाँ पर DNA सिंथेसिस करता है, तो ये S फेज़ इसकी कहलाती है। फिर इसमें G2 फेज़ आती है, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती है, क्रोमोसोम्स थिक होना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन, न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, एंड क्रोमोसोम सेग्रीगेट, के क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो इसमें फिर फेज़ आती है, ये इंटरफेज़ जब कंप्लीट हो जाती है तो सेल अब प्रिपेयर हो जाता है फॉर डिवीजन, और फिर वो चला जाता है M फेज़ या माइटोटिक फेज़ की तरफ। तो माइटोसिस क्या है? It is the type of cell division which ensures the same number of chromosomes in the daughter cells as that in the parent cell. तो ये सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर जितने पेरेंट सेल्स में होते हैं उतने ही उसके डॉटर सेल्स में जाते हैं, ठीक है। जो सेल डिवाइड हो रहा है उसमें जितने क्रोमोसोम्स हैं उससे बनने वाले जो दो सेल्स होंगे उन दोनों सेल्स में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे जितने उसके पेरेंट सेल में थे। In spite of slight differences, major steps of mitosis are similar in plants as well as in animals. थोड़े बहुत डिफरेंसेस ज़रूर मौजूद हैं माइटोसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में, लेकिन जो मेजर स्टेप्स हैं माइटोसिस के वो प्लांट्स और एनिमल्स में सेम है। However, to avoid the confusion, overstatement will
बेस ऑन द एनिमल सेल। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो एनिमल सेल के हवाले से करेंगे। इट कैन टेक प्लेस इन हैप्लॉइड एज वेल एज इन डिप्लॉइड सेल्स इन नियरली ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इफ़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब ये जो माइटोसिस है ये बॉडी के तमाम पार्ट्स में ये टाइप जो है सेल डिवीजन की ये होती है, और ये डिपेंड नहीं करती कि सेल हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। चाहे वो हैप्लॉइड है मीन्स उसमें एक सेट है क्रोमोसोम का, चाहे सेल डिप्लॉइड है उसमें 2 सेट हैं क्रोमोसोम्स के, हर सेल माइटोसिस कर सकता है। जब भी ज़रूरत है सेल डिवीजन की तो ये माइटोसिस होती है। माइटोसिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस बट कन्वेंशनली इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। अब माइटोसिस को भी फिर उसकी फेजेस के हिसाब से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज़ जो है इसकी वो है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड इसमें है साइटोकाइनेसिस। कैरियो टर्म यूज़ होती है न्यूक्लियस के लिए, काइनेसिस मींस डिवीजन। तो जब डिवीजन होती है न्यूक्लियस की इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और उसके बाद जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, कंप्लीट सेल डिवाइड होता है थ्रू द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस। फर्स्ट हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस क्या है। जैसे हमने बात की कि इट इज़ द स्टेज इन विच न्यूक्लियस इज डिवाइडेड। At the beginning of the process in an animal cell, the partition of the centriole takes place, which have been duplicated during interphase but present in the same centrosome. अब क्योंकि हम एनिमल सेल्स के वाले से बात कर रहे हैं तो एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं। प्लांट सेल्स में अगर बात करते हैं हम, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, तो वहाँ पर उसमें डिफरेंस ये है कि प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो यहाँ पर क्योंकि सेंट्रियोल्स होते हैं तो यहाँ पर सेंट्रियोल्स की पार्टीशन होती है विच हैव बीन डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज, जो कि इंटरफेज में ऑलरेडी डुप्लीकेट हो चुके होते हैं, डबल हो गए होते हैं। अर्ली इन द माइटोसिस द 2 पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स सेपरेट। जैसे ही माइटोसिस की ये कैरियोकाइनेसिस वाली फेज स्टार्ट होती है तो ये जो 2 पेयर होते हैं सेंट्रियोल्स के, ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और ये माइग्रेट हो जाते हैं टू अपोजिट साइड्स ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, एक जो सेट है वो एक साइड पे, दूसरा पेयर जो है दूसरी साइड पे चला जाता है, एस्टेब्लिशिंग द बाइपोलैरिटी ऑफ द डिवाइडिंग सेल। तो जो सेल डिवाइड हो रहा होता है वो एक तरह से इस तरह से, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर सेंट्रियोल का एक पेयर और ये सेंट्रियोल का दूसरा पेयर, दोनों पेयर क्या हुए हैं, ये एक पोल पे एक पेयर आ गया है, दूसरे एंड पे या दूसरे पोल पे दूसरा पेयर चला गया। तो ये सेल की बाइपोलैरिटी को मेंटेन कर रहे हैं ताकि सेल जो है वो डिवाइड हो सके। 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स या फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम ईच पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। अब होता क्या है कि इसमें 3 सेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के, या जिनको फाइबर्स भी लिखा गया है, ओरिजिनेट होते हैं इन सेंट्रियोल्स से। ठीक है, इन्हीं सेंट्रियोल्स से 3 सेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के ओरिजिनेट होते हैं। 1 सेट इज कॉल्ड द एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, रेडिएट आउटवर्ड एंड फॉर्म एस्टर। ठीक है, 3 सेट हमने कहा था, इसमें एक सेट जो है ये फाइबर्स का या माइक्रोट्यूब्यूल्स का इस तरह से बाहर की तरफ ये रेडिएट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, तो ये बना रहा है एस्टर, और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाएंगे। The kinetochore microtubules attach to chromosomes at kinetochores, and polar microtubules do not interact the chromosomes but instead interdigitate with polar microtubules from the opposite pole. एक तो हमने कहा कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल के सेट्स में से एक जो है वो ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहा है, जो कि सेंट्रियोल के आउटवर्ड इस तरह से रेडिएट हो रही हैं। ठीक है, इस तरफ से भी, और यहाँ पर भी ये देखें ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और बाकी जो 2 सेट हैं जो कि इनवर्ड इस तरह से फाइबर्स बना रहे हैं, या इनवर्ड जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये 2 तरह की हैं। एक है पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल वो हैं जो यहाँ से तो एराइज हो रही हैं सेंट्रियोल से, लेकिन ये किसी क्रोमोसोम को बाइंड नहीं करनी, उसके साथ ये बाइंड नहीं हो रही। यहाँ पर देखें इसके साथ कोई क्रोमोसोम नहीं है। और फिर तीसरा जो सेट है माइक्रोट्यूब्यूल का वो है काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। ये वो ट्यूब्यूल्स हैं जो इस क्रोमोसोम को के काइनेटोकोर के साथ अटैच हैं। ठीक है, इसका जो सेंट्रोमियर है, काइनेटोकोर इसको कहते हैं, इसके साथ ये अटैच्ड हैं। तो ये काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाएंगी, और जो इन क्रोमोसोम्स के साथ अटैच नहीं हैं वो कहलाएंगी पोलर माइक्रोट्यूब्यूल, और जो बाहर की तरफ रेडिएट हो रही हैं, एस्टर बना रही हैं, वो कहलाती हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये 3 सेट हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन एंड ट्रेसिस ऑफ आरएनए। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स की बनी हुई हैं, और साथ में आरएनए के ट्रेसिस भी इनमें मौजूद होते हैं। दिस स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एस्टर एंड स्पिंडल इज कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस। अब ये जो एपरेटस है जिसमें ये एस्टर्स शामिल हैं
और ये अंदर वाले जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये स्पिंडल्स भी कहलाते हैं। तो ये एस्टर्स, सेंट्रियोल और स्पिंडल्स, क्योंकि सेंट्रियोल से राइज हो रहे हैं ना ये एस्टर भी, ठीक है। एस्टर, सेंट्रियोल और ये स्पिंडल ये क्या कहलाते हैं? ये कलेक्टिवली कहलाते हैं माइटोटिक एपरेटस। This is larger than the nucleus. It is designed to attach and capture chromosomes, aligning them and finally separating them so that equal distribution of chromosomes is ensured. और ये जो माइटोटिक एपरेटस है या इससे ये जो इसमें मौजूद फाइबर्स हैं, स्पिंडल्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये क्रोमोसोम्स को अलाइन करते हैं उनकी स्पेसिफिक पोजीशंस पे, और ताकि जो सेल है वो इक्वली जो है वो डिवीजन कर सके और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके क्रोमोसोम्स की। कैरियोकाइनेसिस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस या कंप्लीट हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि इसमें जो फर्दर इसकी फेजेस हैं उसमें फर्स्ट प्रोफेज है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर टीलोफेज। इन 4 फेजेस से गुजरने के बाद न्यूक्लियस की डिवीजन हो जाती है, ठीक है। एक सेल का जो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर फिर ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है। उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होती है कि उसकी सेल डिवीजन होती है, जिससे एक सेल कंप्लीटली जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।